बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आपकी करंट अफेयर की क्लास को लेकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 3 होने वाली है। थर्ड नंबर की आज की आपकी क्लास होने वाली है। इससे पहले करंट अफेयर से जुड़े हुए आपको 2 क्लास मिल चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये करंट अफेयर की ही क्लास नहीं है, ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई क्लास नहीं है। इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छा कराने वाला हूं। आपको पता होगा यदि आपने पहली क्लास देखी है तो। अभी जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट से जाकर आप करंट अफेयर की दोनों क्लासों को देखिए। बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके उनसे रिलेट कर करके चीजों को कनेक्ट कर करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में भी आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से जो भी करंट अफेयर का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक जीके बन सकता है उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ज्यादा चीजें समझ आ सके, और आप ज्यादा टाइम तक उनको याद रख पाए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं करंट अफेयर हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसने आज के समय में करंट अफेयर को स्किप कर दिया वो कभी एग्जाम नहीं निकलेगा सर। अगर जो आपने करंट अफेयर को स्किप कर रखा है तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज इतना बढ़ता जा रहा है। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए, 8 क्वेश्चन देखने के लिए आपको करंट अफेयर के मिल जाते हैं। तो सर 5 से 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं अपने आप में, समझ पा रहे हो ना। तो करंट अफेयर ये जो आपकी क्लास है ये हर एक पेपर के लिए है। जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका हूं, आप किसी भी पेपर में जाएं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इन क्लासों के अंदर से। लेकिन ये जो स्पेशली मैंने डिजाइन करा है, जो स्पेशली सीरीज चलाई है, वो यूपी SSC पीईटी का जो एग्जाम आपका लगभग अब से 1 महीने बाद होने वाला है, उसके लिए मैंने एकदम चलाई है ये आपकी करंट अफेयर की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि सारी क्लास को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है हर एक चीज को। यदि कोई भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपसे बार बार कहता हूं आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आपका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी चैनल के साथ में नए जुड़े हैं या वीडियो को नया देख रहे हैं, नए बच्चे विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ पास में जाती रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में बढ़ती रहे, आपको इसी तरीके से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। और करंट अफेयर हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करके प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। आप जाकर प्लेलिस्ट से हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग आपका खत्म होने जा रहा है, अब मिडिवल को हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां तक भी आपसे हो सकता है पूरी ईमानदारी के साथ में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक आपसे हो सकता है हर जगह शेयर कीजिए, हर एक जगह जहां तक आपसे हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की आज के टाइम में आवश्यकता है। तो आपके जो भी रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स, आपके नाते रिश्तेदार जो भी हो, जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वीडियो का लिंक हर जगह हर एक व्यक्ति के पास में शेयर कीजिएगा। ठीक है, यही आपका गुरु दक्षिणा के तौर पर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्य ग्रहण अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण अभ्यास जो है आपका अभी 2021 में ये आपका एक्सरसाइज हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसको तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। एक दो और आपकी एक्सरसाइज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में बनी रहती है, लगातार रिपीटेशन होता रहता है, उनको भी मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। जैसे आपका सूर्य ग्रहण है, तो ये होता है किसके बीच प्यारे बच्चों? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य ये होता है आपका कौन सा? सूर्य ग्रहण अभ्यास जो एक्सरसाइज है नेपाल के अंदर होती है। बात करूं यदि मैं इसके एडिशन की, तो 15वां संस्करण 2021 में इसका आयोजित किया था। कहां पे किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? कहां पे किया गया था आपका 2021 का आयोजन? ये उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ये आयोजन किया गया था। यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आपसे कि सूर्य ग्रहण की शुरुआत कब हुई थी, कि सूर्य ग्रहण की आपकी शुरुआत कब हुई थी, तो सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत जो हुई थी सूर्य ग्रहण की, ये आपकी 2011 से आपका सूर्य ग्रहण लगातार एक्सरसाइज किया जा रहा है भारत और नेपाल के मध्य है। यदि मैं बात करूं और दो चार एक्सरसाइज की जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी परीक्षा में बनते रहते हैं, जैसे आपका पैसिज, तो ये आपका किसके मध्य होता है? आपका इंडिया और आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये इन दोनों के बीच होता है। यदि मैं बात करूं आपका इंद्र की यदि मैं बात करता हूं, तो इंद्र किसके मध्य होता है? इंद्र होता है आपका इंडिया और किसके मध्य होता है? रसिया, रूस के मध्य होता है इंद्र। तो ये वो एक्सरसाइज है जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर खोल कर देखोगे तो आपकी एक्सरसाइज पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं आपका ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट बनता है, जो मैं आपको रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं हर एक क्लास के अंदर। तो इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ भी हर एक चीज को समझाने की कोशिश करी है बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर। आइए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन। यदि किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या कहना चाहता है एग्जामिनर या क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसने शिक्षा में एक नया विषय ऐड किया है, जिसने शिक्षा में एक नया विषय ऐड किया है, कौन सा? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में अब आपको शिक्षा मतलब स्कूल टाइम में ही आपको आपदा प्रबंधन के बारे में सिखाया जाएगा, आपका उससे बचाव के बारे में सिखाया जाएगा यदि कोई आपदा आ जाती है। तो इसलिए आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की किसने आपकी घोषणा की है? ये आपकी उड़ीसा सरकार ने की है। किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? ये की आपकी उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा राज्य की सरकार ने ये आपकी बात करी है। यदि मैं आपसे बात करूं उड़ीसा की, यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से आपकी बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा से बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं आपके स्टैटिक जीके के अंदर। तो देखेंगे कौन कौन से। आपका कलिंग, पुराना नाम इसका क्या था? कलिंग। और उत्कल, उत्कल भी आपका पुराना नाम किसका था? उड़ीसा का था। कलिंग से आप याद रख सकते हैं 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध अशोक ने ये आपका युद्ध किया था, कलिंग को जीता था। अशोक ने ये युद्ध किया था, कलिंग को जीता था 261 ईसा पूर्व में। बात करता हूं मैं यदि उड़ीसा से, तो कलिंग में एक आपका वंश हुआ था कभी, कौन सा? चेदी वंश हुआ था। चेदी जिसके राजा हुए थे कौन? खारवेल, जिनका एक अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल। आपके जो
शासक थे ये किस वंश के थे, तो चेदी वंश के थे। और चेदी वंश कहां हुआ था, उड़ीसा या कलिंग में कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उड़ीसा है वही कलिंग है और वही उत्कल है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आपका ये युद्ध लड़ा था और कलिंग को जीता था, ठीक है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अशोक अनुयायी था, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा और उड़ीसा से आपका जैसे खंडाधार जलप्रपात, खंडाधार जलप्रपात कहां पे आपका, खंडाधार जलप्रपात आपका कहां पे, उड़ीसा के अंदर है। बात करूं यदि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, कहां पे आपका, उड़ीसा के अंदर है। एक और फैक्ट लिख सकते हैं हम आप यहां से, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका, उड़ीसा के अंदर है। भितरकनिका आपका कहां पे, उड़ीसा के अंदर है। यदि मैं बात करूं उड़ीसा की स्थापना की आपका स्थापना कब हुआ था उड़ीसा का, तो 1936 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का स्थापना हुआ था आपका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं जितनी चीजें अभी तक आपको समझाई हैं, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आई होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन आपका 2021 की मेजबानी की थी, मतलब किस देश ने आपकी मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की थी, तो प्यारे बच्चों ये किसने की थी, आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने आपकी इसकी मेजबानी की थी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, जो भारत की तरफ से इसमें समिट में जो आपके भाग लिया था, वो किसने लिया था, एस जयशंकर, एस जयशंकर जो कि भारत के कौन है, विदेश मंत्री हैं, भारत के कौन है, विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर, जिन्होंने इस समिट में भाग लिया था आपका, जो उज्बेकिस्तान में हुआ था। यदि मैं आपसे बात करूं उज्बेकिस्तान की राजधानी की, यदि मैं यहां से राजधानी की बात करता हूं आपकी, तो इसकी राजधानी क्या है आपकी, ताशकंद, ताशकंद इसकी राजधानी है। यदि मैं यहां की मुद्रा की बात करूं तो उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तानी सोम यहां की क्या है, आपकी मुद्रा है, उज्बेकिस्तानी सोम यहां की मुद्रा है। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हुए थे, उन्होंने इस समिट में आपका भाग लिया था। और इसमें एक दो फैक्ट और जान सकते हैं, जो आपका उज्बेकिस्तान है ये आपका 1991 में रसिया का, बोले तो सोवियत संघ का ये पहले घटक था, फिर 1991 में ये सोवियत संघ से अलग होकर एक देश बना उज्बेकिस्तान, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनी है आपकी मोमीज नासिया, मोमीज नीसिया आपकी बनी है सबसे कम उम्र की ओलंपिक में स्वर्ण विजेता। जिस समय में भारत के बच्चे, ये एक विडंबना की बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है, जिस समय में हमारे भारत के बच्चे खेलने कूदने, मतलब बहुत ही एक कम उम्र में ये आपके बनी है, मात्र 13 साल की उम्र में। उस समय में भारत के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या होता है। उस समय आपकी 13 वर्ष की जापान की ये है, जो मोमीज नीसिया हैं, ये जापान की बच्ची है और इन्होंने आपका 13 वर्ष की उम्र में आपका स्वर्ण पदक जीता है। 13 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीता है, बहुत ही गर्व की बात है 13 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीतना। यहां 13 वर्ष का बच्चा आपका ये सोचता है कि अब मेरे को
स्कूल जाना है या नहीं जाना है। 13 वर्ष का बच्चा तो ये सोचता है कि अब स्कूल जाना है या नहीं जाना है। 13 वर्ष की बच्चा यहाँ जी स्वर्ण पदक जीत कर लेकर आ रहा है। ये कहाँ की है आपकी, जापान की है। कहाँ की है, जापान। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से फैक्ट एक दो याद रखेंगे, जैसे कि जापान की राजधानी आपकी क्या है, टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। बात करूं जापान की मुद्रा की तो जापानी येन, जापानी येन आपकी मुद्रा है जापान की। यदि मैं आपसे बात करूं जापान का जो पुराना नाम था, जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निप्पन। निप्पन के नाम से आपका जापान को जाना जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में लगातार आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे इसका सही से आंसर नहीं दे पाते। जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन था। जापान को उपनाम क्या है, उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। या सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों उसमें इसमें और एक दो फैक्ट जोड़ सकते हैं हम, जैसे ये जो आपका मोमीज नासिया है, इन्होंने किसमें ये आपका स्वर्ण पदक जीता है, तो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग, स्ट्रीट स्टेट बोर्डिंग में ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। और पहली बार इस खेल को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है। पहली बार इस खेल को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है आपका 2021 के अंदर, जो कि ओलंपिक आपका 2020 में होना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी फैक्ट मैंने आपके सामने डिस्कस करे हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चलिए आइए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विक्रेताओं से 0% कमीशन लेने वाला भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है। मतलब कि जितने भी विक्रेता हैं उनसे 0% इंटरेस्ट लेने वाला, ये कमीशन लेने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बना है, ये बना है आपका मीशो। कौन सा बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना है मेरे प्यारे बच्चों मीशो बना है। कौन सा बना है, मीशो। मीशो बना है। बात कर लेता हूं थोड़े से मीशो से। तो स्थापना देखेंगे, स्थापना देखेंगे तो स्थापना इसकी 2015 में हुई है। मीशो की स्थापना कितने में हुई है मेरे प्यारे बच्चों, 2015 में हुई है। और जो इसका मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय है मीशो का, वो आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। यदि मैं बात करूं इसके फाउंडर की, जो इसकी स्थापना की थी, तो वो की थी आपकी विदित आत्रे, विदित आत्रे और संजीव बर्नावल, संजीव बर्नावल। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आपका मीशो को बनाया था, या मीशो की स्थापना की थी 2015 में। बता देता हूं ये आईआईटी दिल्ली से दोनों लड़के थे, दोनों व्यक्ति थे, इन्होंने आपका मीशो को बनाया था 2015 में। मुख्यालय कहां पे है, बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वत आरोही बने हैं। तो ये बने हैं आपके सहरोज कासिफ, सहरोज कासिफ बने हैं आपकी K2 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। बात करता हूं कि ये किस देश के हैं, तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। ये कहां के हैं आपके, सहरोज कासिम आपके कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहां से जानने की कोशिश करेंगे। यहां से लगातार बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है। आइए तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं K2 की, सबसे पहले यदि मैं बात करूं K2 की, तो K2 की जो आपकी ऊंचाई है, जो K2 की ऊंचाई है वो आपकी 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 8611 मीटर की आपकी K2 की ऊंचाई है। यदि मैं करूं बात माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपकी 8849,
8849 मीटर आपकी शायद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यदि मैं बात करूं कंचनजंगा, यदि मैं बात करूं कंचनजंगा तो ये है आपकी, इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर, 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जी के बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है या कंचनजंगा, क्योंकि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के अंदर है, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के अंदर है, तो ये तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये तो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट, जो कि आपकी नेपाल के अंदर है। लेकिन कंफ्यूजन जो रहता है बच्चे के अंदर वो दो जगह रहता है कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है या कंचनजंगा आपकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम राज्य के अंदर ये आपकी कंचनजंगा पड़ती है। यदि बात करूं मैं K2 की, तो वर्तमान की यदि लोकेशन को मैं देखूं तो ये POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो आती है ये आती है आपकी K2, जो कि भारत का हिस्सा अभी प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में वो पाकिस्तान के अधीन है, पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा कर रखा है जो POK है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हम नहीं कह सकते कि बहुत जगह बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि वर्तमान की लोकेशन को देखें, वर्तमान के मैप को देखें तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि आपकी जिसकी हाइट है 8586 मीटर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से, हर एक कंफ्यूजन आपका निकला होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आई होंगी सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किया है आपका किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने ये आपका किया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्तराखंड से। जब बात उत्तराखंड पे आई है तो यहाँ से फैक्ट काफी ज्यादा बनते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा किसने दिया है? आपका उत्तराखंड ने दिया है। उत्तराखंड से यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी की बात करता हूं तो देहरादून आपकी क्या है? राजधानी है आपकी किसकी? उत्तराखंड की। यदि मैं बात करूं यहां से आपके गवर्नर की, यदि मैं आपके गवर्नर की बात करूं आपके उत्तराखंड से, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आपकी गुरप्रीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। यदि मैं आपके सीएम की बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के क्या है? सीएम है। यदि मैं यहाँ से राज्यसभा की बात करूं कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपकी 3 आती हैं। यदि मैं यहाँ से लोकसभा की सीटों की बात करूं तो यहाँ से आपकी 5 आती हैं। तो ये आपके उत्तराखंड से बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको डिस्कस करे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे अभी जो हाल फिलहाल की आपकी परीक्षा हुई है, जो अभी आपकी परीक्षा चल रही है, जो ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसका नाम कर दिया गया है बदलकर। बात करता हूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी
ये हुई थी आपका 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। दोस्तों ये जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपका खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है। बात करता हूं मेजर ध्यानचंद से, तो इनका जो जन्म हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा, शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंफर्म मेरे को नहीं याद है, पर मेरे को लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है, चाहे आपका फायरमैन वाला पेपर हो या किसी में आपका पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहां पर वो पैदा हुए थे। तो इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है, बात मेजर ध्यानचंद का। और यदि बात करूं तो कौन सा सन? 1905 में इनका जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जो है लगातार तीन ओलंपिक में आपका स्वर्ण पदक दिलाया हॉकी में। हॉकी के अंदर 3 स्वर्ण पदक दिलाए आपके भारत को, ठीक है, किसने? मेजर ध्यानचंद जी ने। और आपका इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म स्थान है वो आपका कहां पे? इलाहाबाद, 1905 में इनका जन्म हुआ था। बात करता हूं मेजर ध्यानचंद के पुत्र की, जिनका नाम है अशोक। जिनका नाम है क्या? अशोक। ये कहां के निवासी हैं? मेरठ के निवासी हैं। कहां के निवासी मेरे प्यारे बच्चों? मेरठ के निवासी हैं, जिन्हें 1971 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किसके बेटे को? मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं अशोक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। चलिए अब आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका कर्नाटक। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक बना है। बात कर लेते हैं आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? आपकी 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इसके जो अध्यक्ष कौन थे आपके? के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन इसके आपके कौन थे? अध्यक्ष थे। बात करूं इसका यदि मॉडल, जो इसकी संरचना है, जो इसका मॉडल है वो है आपका 5+3+3+4। 5+3+3+4 ये इसका मॉडल है आपका किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। यदि बात करूं मैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो पुराना नाम था वो क्या था? मैसूर का शासक आपको पता था कौन था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज के बारे में समझाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैकिंग कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पे किया गया है? आपका न्योमा में किया गया है, जो कहां पे पड़ता है? आपका लद्दाख के अंदर पड़ता है, न्योमा में। ये हमारी वायुसेना ने किया है, ये वायुसेना ने करा है। बात समझेंगे कि आखिर मोबाइल एयर ट्रैकिंग कंट्रोल टावर क्या है। ये सबसे ऊंचा टावर है, इससे हम प्लेन्स और हेलीकॉप्टर, जहाज और हेलीकॉप्टर का बैठे बैठे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस टावर के माध्यम से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको? अपने हवाई जहाजों को, हेलीकॉप्टर्स को और बाहर की गतिविधियों को भी, ठीक है। तो वायुसेना ने हमारी ने आपका स्थापित किया है। यदि मैं बात करूं भारतीय वायुसेना की स्थापना की, तो 1 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है। यदि बात करूं जल सेना की, तो 1950 में आपकी जल सेना की स्थापना हुई है। 1950 में आपकी जल सेना की स्थापना हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक युवा विकास
सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्यारे बच्चों किस स्थान पर रहा है आपका? 122वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। यदि मैं बात करूं 122वां, लेकिन सर कितने देशों की सूची में था ये? 181 देश। 181 देशों की सूची में से 122वां देश आपका प्राप्त करा है किसने? सॉरी 122वां स्थान प्राप्त करा है किसने? आपका भारत में। भारत का जो रैंक रहा है वो 122वां रहा है। सर पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहला जो मिला है आपका, पहला वो मिला है सिंगापुर। सिंगापुर को आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात समझेंगे थोड़ा सा कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, वैश्विक युवा सूचकांक जो होता है ये युवाओं की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाता है। जैसे आपके रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक स्थिति हो गई, और आपका युवाओं की रोजगार के लिए जो स्थिति हो गई, इन 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये आपका वैश्विक युवा विकास सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित जो शहर है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका होटन। होटन शहर है, कहां का है मेरे प्यारे बच्चों? ये चीन का एक शहर है होटन। ठीक है, बात करता हूं कि सर दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो आपका इंडिया पीछे कहां रहने वाला है? सर इंडिया पीछे कहां रहने वाला है? इंडिया भी टॉप मारेगा। तो दूसरे स्थान पर रहा है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो कि आपका उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर आता है, गाजियाबाद इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। बात करता हूं कि हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट में जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होटन है चीन से मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे चीन की राजधानी आपको पता होगी बीजिंग, और आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर से आता है। बात करता हूं थोड़ी सी इसमें, जो आपके शहर हैं वो तो होटन और गाजियाबाद हो गए, लेकिन सर पहला देश कौन है? सबसे ज्यादा जो प्रदूषित देश आया है, प्रदूषित देश, तो वो कौन है आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश आया है। बात करूं बांग्लादेश की, जो आपकी संसद का नाम है, संसद ये आपसे पूछी जाती है, तो क्या है? जातीय संसद। जातीय संसद आपकी बांग्लादेश की संसद का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसे हासिल हुआ है? प्यारे बच्चों किसे हुआ है? इंदौर को हुआ है। इंदौर को ये आपका हुआ है, जो देश की पहली वाटर प्लस सिटी बनी है। इंदौर कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश एमपी के अंदर पड़ता है। यहां से हम याद रख सकते हैं आपके खजुराहो के स्मारक, आपका कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क आपका, और आपका भीमबेटका की गुफा, ये सभी कहां से? जो सब में ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? एमपी के अंदर होता है। और आपका देख सकते हैं एमपी से जो आपका पड़ता है, भीमबेटका हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, खजुराहो के स्मारक हो गए, और आपके और भी 1-2 फैक्ट बनते हैं, अभी माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा जितने फैक्ट हो सकते हैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और ये आपका क्लास 3 था। जल्दी उपस्थित होता हूं आपके लिए क्लास 4 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।